खास तौर से हम इस बात को समझते हैं बेटा, अभी हमने देखा कि हैलाइट्स के साथ उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं, और हमने समझा आवाज़ एक्चुअली ज़्यादा आ रही थी जिस वजह से वीडियो डिस्टर्ब हो रहा था और बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रोका, फिर से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बेटा चीज़ को देखिए, PCl5 आपका ज़्यादा कोवेलेंट होगा, और इस बात को आप समझ सकते हो कि P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस का 5 का आएगा। और आप सब जानते हो ना, जितना भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन की पोलराइजेबिलिटी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना ज़्यादा कोई पोलराइजिंग पावर रखता है उतना ही ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। आप फजान रूल को मुझे लगता है आपको याद होगा, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। बहुत ही स्पेशल पॉइंट, बहुत ही अच्छी चीज़ बेटा, जितना माइंड में रखोगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये पॉइंट आपके, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से बनने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पेंटाहेलाइड्स ऐसे क्यों होते हैं। आप सब समझते हो कि सभी के ट्राइहेलाइड्स स्टेबल हैं, सभी के, ऑल हैव ट्राइहेलाइड्स, स्टेबल ट्राइहेलाइड्स। लेकिन नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स स्टेबल नहीं, नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स आपके स्टेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड स्टेबल नहीं है। ऑल द ट्राइहेलाइड्स ऑफ these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. और समझिएगा जरा, जितने भी ट्राइहेलाइड्स हैं आपके, जैसे NF3 इसमें रखता है, यानी कि नाइट्रोजन में NF3 आपको मिलता है, बाकी के ट्राइहेलाइड्स आपको नहीं मिलते। बाकी के ट्राइहेलाइड्स आपके सब एलिमेंट्स में आपको दूसरों को मिलते हैं, ये स्टेबल होता है ट्राइहेलाइड। बाकी सब के सब जितने, जैसे आप मान लीजिए PCl3 बनाएं, या फिर आप आर्सेनिक का क्लोराइड बनाएं, या फिर आप एंटीमनी क्लोराइड बनाएं, कुछ भी, ऑल ट्राइहेलाइड्स आर प्रोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। ये सब के सब आपके कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। एक्सेप्ट बिस्मथ ट्राइहेलाइड्स, बिस्मथ के ट्राइहेलाइड्स के, बिस्मथ ट्राइहेलाइड्स एक्सेप्ट बिस्मथ। क्यों? क्योंकि ये बिस्मथ तो मेटेलिक होता है ना, तो बिस्मथ जब मेटेलिक होता है तो इसमें तो आपका भाई प्लस माइनस आ जाएगा अच्छे से, तो बिस्मथ तो मेटेलिक होता है, यानी कि दिस इज आयनिक ट्राइहेलाइड। पहले और आखिरी की जरूर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आपका मेटेलिक होता है, इस वजह से बिस्मथ का जो हैलाइड होता है वो आपका आयनिक होता है, जबकि बाकी के ट्राइहेलाइड्स आपके कोवेलेंट नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई हैलाइड है तो वो है NF3। बाकी NCl3, NBr3, Ni3, इन सब के नाम नहीं अभी आपने कभी नहीं सुने होंगे, है ना। NCl5 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो मेटल से सब तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन आराम से रिएक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन विद मेटल्स वेरी वेरी इजीली। ध्यान से देखिएगा, मेटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर मेटल्स के बारे में बात करते हैं। Reactivity towards metal. All elements react with metals to form their banding compounds exhibiting free oxidation state. नाइट्राइट की फॉर्म में मिलेंगे ना। All these elements react with metals. सब के सब एलिमेंट्स banding compound माइनस फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे। कैल्शियम नाइट्राइट, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, कैल्शियम एटोमाइड, मैग्नीशियम बिस्थुमाइड। ओह माय गॉड, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सब के सब आपके मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप यहाँ पे देख रहे हो। मेटेलिक बॉन्ड होने के बाद भी उसके अंदर एक खास बात है, बिस्मथ कभी नेगेटिव पे हो सकता है, और हुआ माइनस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है,
नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, even bismuth can also exist as -3 with magnesium. Very good. It means ये हुआ कि ये आपका कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड तो खूब बनाता है, कैल्शियम नाइट्राइड तो खूब बनते हैं, नाइट्राइड खूब बनते हैं, नाइट्राइड ये आपको नाइट्राइड हो गया, ये ग्रुप है, नाइट्राइड ग्रुप हो गया, ये आपका फॉस्फाइड ग्रुप हो गया, सब के सब मेटल्स के साथ इस फॉर्म में मिल सकते हैं, ये आपका आर्सेनाइड ग्रुप हो गया, ये आपका एंटीमनी है तो एंटी मोनाइड ग्रुप हो गया, बिस्मथ है तो ये आपका बिस्मथ आइड आगे लगा तो बिस्मथाइड ग्रुप हो गया। सब के सब आई थिंक बिस्मथ देखिए बेटा मैग्नीशियम के साथ, वैसे ऑलरेडी बिस्मथ खुद भी एक ऐसा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, इतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, इवन मेटेलिक बॉन्ड्स बिस्मथ के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपका मेटल के साथ रिएक्ट करने पर अपने आप को नेगेटिव में ले जाता है। बिस्मथ एक ऐसी मेटल है जो अपने आप को नेगेटिव में ले जाती है, बिस्मथ मेटल की कैरेक्टर। ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं है आपको, आप सब बनाते ही रहते हो, उसमें चीज़ें आगे बढ़ती ही रहती हैं। क्वेश्चन को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और उसकी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े। डाई नाइट्रोजन, अब देखिए यहाँ पर डाई नाइट्रोजन का मतलब समझते हैं। सबसे पहला कंपाउंड इसका हमने देख लिया, नाइट्रोजन का N2 डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन में आप कमर्शियली अगर उसको देखें तो डाई नाइट्रोजन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाई liquefaction and fractional distillation of air. Liquefaction and fractional distillation of air. Fractional distillation of air तो जानते ही होंगे, अलग अलग एयर को कर लेना, उसके बाद कंडेंस कमर्शियली इस तरीके से डेवलप होती है। लिक्विफिकेशन कमर्शियली डेवलप्ड बाय दिस। लिक्विड नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट उसका 77.2 केल्विन, डिस्टिल आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 90 केल्विन है। अब एयर के अंदर तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही है, आपने उसको डिस्टिलेशन कराया, एयर डिस्टिलेशन का मतलब हुआ उनको चीज़ों को डिस्टिलेट किया, यानी कि डिस्टिल के वेपर के फॉर्म में, वेपर गैस के तो उसमें होती हैं वो लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट उनका अपना अपना सबका है। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है वो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस्ड होती है, 10 से 20, 20 से 30 छोटे जो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस होते हैं उनकी होती है बेटा, बॉयल करा के उनको चीज़ों को अलग कर लिया जाता है जब उस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं। लैब बात करें, ये तो एक कमर्शियल मेथड हो गया। अच्छा, लेबोरेटरी में अगर हम बात करें तो डाई नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिक्सचर से डाई नाइट्रोजन का सबसे पहला लेबोरेटरी का तरीका हमें देखने को मिला, अमोनियम क्लोराइड डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर जरा देखिए, NH4Cl कहाँ से कहाँ गया, NH4Cl में क्या हो रहा है। NH4Cl आपका अमोनिया जो कि NH4Cl NH3+ HCl से मिलकर NH4Cl बनता है, और इस तरीके से ये आपका NH4Cl, इस तरीके से ये NH4Cl आपका बना। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की मौजूदगी में नाइट्रोजन गैस हमें मिल रही है, स्मॉल अमाउंट में आपका ये भी दिया दूर किया जाता है। खैर उसकी बात छोड़ दो, पहले तो ये देखो कि ये यहाँ पर -3 पर था, ये यहाँ पर था -3 पर, प्लस या -3 पर था या कितने पर था, देखो NH4+Cl- है ना, तो नाइट्रोजन का X मान लो, ये आपका 4 हो गया, 4+ और ये प्लस, ये -3, नाइट्रोजन यहाँ -3 पर था और नाइट्रोजन यहाँ पे पहुँच गया आपका यहाँ, ये -3 से 0 पहुँच गया, और यहाँ ये आपका +3 पर था और यहाँ ये +3 से 0 पे पहुँच गया। इसका मतलब ये हुआ देखा जाए तो यहाँ पर तो ये हमारा हो रहा है -3 से 0 का
ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका एस रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी एक ऐसी, अगर इसको उल्टा करके रिएक्शन को देखा जाए तो उल्टा करके देखोगे तो ये एक ऑटो रेडॉक्स बन जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से देखते हो आप तो ये आपका नॉर्मल रेडॉक्स है, जिसे हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। इस तरह की रिएक्शन को वी कैन से मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ये हमारी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स है बेटा, मॉलिक्यूलर रेडॉक्स है। और इस इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, बनते हैं। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को देखकर उन्होंने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या है, कैसे है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ थोड़ा सा अमाउंट इन्होंने बताया कि ये NO और NO3 का, HNO3 का भी पता है। तो इसको हम कैसे दूर सकते हैं, जैसे इसको हम दूर कर सकते हैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसको तो जोड़ दीजिए। मेन रिएक्शन अब आपकी ये आ गई। इसको अमोनियम क्रोमेट, ये आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7 है ना। तो पोटेशियम Cr2O7 तो NH4Cr2O7 यानी कि आपका NH4Cr2O7 का मतलब हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट के, और ये अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट आपका ये है। अमोनियम डाइक्रोमेट इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन वही -3 से कहाँ चला गया, 0 पर चला गया। लेकिन वहीं पर ये आपका Cr जो था, यहाँ Cr कितने पर है, यहाँ Cr आपका Cr2O7 2- पर आएगा। तो नाइट्रोजन आपका -0 पर चला गया और Cr कहाँ से कहाँ चला गया। Cr आपका देखिए यहाँ पर Cr है +6 पर और ये Cr है आपका +3 पर। ये Cr आपका +3 पर है। तो क्या हो रहा है, ये कौन सा है ये देखिए, हर चीज एक नई तरह से सीखने को मिल रही है हमें। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज बेसिकली, कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। तो जो नाइट्रोजन आपको ऑब्टेन हो रही है, नाइट्रोजन में हमें दिख रहा है कि एक पहली रिएक्शन थी हमारी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, दूसरी रिएक्शन हमारी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है। देखिए +6 से +3 चला गया तो इसका रिडक्शन हो गया, ये आपका +-3 से 0 चला गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक ही एलिमेंट, याद रखिएगा, एक ही कंपाउंड के अंदर जब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कहते हैं। और अगर एक ही देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल का अगर इस तरीके से हो रहा है, एक अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे अलग मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त। अगर इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी ज्यादा है, इसमें थोड़ी इंप्योरिटी कम है। और भी अगर बिल्कुल आप प्योर नाइट्रोजन चाहते हो तो आप बेरियम अजाइड को आप हीट अप करो और आपको प्योर नाइट्रोजन मिलेगी। सवाल उठता है ये अजाइड ग्रुप क्या होते हैं सर, ये बेरियम अजाइड का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, बेरियम अजाइड मतलब होता है बेटा N3-, ये एक अजाइड ग्रुप होता है, इसके ऊपर ऐसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अजाइड ग्रुप। ये भी नाइट्रोजन के अंदर ही कैपेबिलिटी है, अब इसकी अपनी पी बॉन्डिंग की वजह से ये अजाइड ग्रुप बना लेता है। तो अजाइड ग्रुप ये होता है और ये बेरियम है। बेरियम ऑब्वियसली आपका अल्कालाइन अर्थ मेटल है तो इसके ऊपर +2 होगा। ये करोगे तो ये बनेगा आपका BaN3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से ये आपका। और ये देखिए इसे कहा गया बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड को जब आप हीटअप करोगे तो आपको बहुत ही प्योर नाइट्रोजन यहाँ से ऑब्टेन होगी। वेरी प्योर नाइट्रोजन यू विल गेट हियर, यू विल गेट फ्रॉम हियर। आप यहाँ से बहुत ही अच्छी नाइट्रोजन ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरीके से इन पर हमें और वर्क करना है। प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर को हम पर ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।